started. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, यस। Okay, so let us begin. Okay, so हम वीक इंटरेक्शंस कर रहे थे डिस्कस, और न्यूट्रल के बाद हम जो चार्ज इंटरेक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। चार्ज हम इस सेंस में कह रहेंगे, आपको पता है कि हमने इससे पहले कभी डिस्कस किया है कि वीक इंटरेक्शंस के जो कैरियर्स हैं वो दो हैं, जी नॉट एंड डब्ल्यू प्लस माइनस। ठीक है, तो जो अभी जो हमने न्यूट्रल इंटरेक्शंस डिस्कस किए उसमें जी बोजॉन इन्वॉल्व था। ठीक है, नॉट इसलिए लगाते हैं कि चार्ज इस पे ज़ीरो, इलेक्ट्रिक चार्ज ज़ीरो है। और जो डब्ल्यू प्लस माइनस है इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर वीक के अलावा इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज भी मौजूद है, प्लस या माइनस। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ से आपका वास्ता पड़ रहा है। देखिए, जो वीक जो चार्ज वीक इंटरेक्शन हैं उनका बेसिक वर्टेक्स ये है कि हमारे पास लेट से अगर हम अभी लेप्टॉन्स की बात करें तो ये उन्होंने एक लेप्टॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन नियॉन टाउ कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने इसी वजह से इसको लेप्टॉन की जगह एल कह दिया। लेट से इसके ऊपर चार्ज माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक लेप्टॉन आया और उसने एक डब्ल्यू माइनस बोसॉन एमिट किया। अब चूंकि लेप्टॉन के ऊपर भी जो चार्ज है वो -1 है और डब्ल्यू माइनस उसका चार्ज लेके चला गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेप्टॉन जो इसके ऊपर चार्ज था ये तो चला गया। अब ये लाजमी तौर पे, क्योंकि इसने अपनी चार्ज वाली प्रॉपर्टी खो दी है, इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे अब ये जो है एक तरह से आप समझिए कि ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देगा, राइट? और ये चेंज हो जाएगा अपनी न्यूट्रिनो में, क्योंकि न्यूट्रिनो वो पार्टिकल है जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक बस एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि जो लेप्टॉन नंबर्स हैं वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद है ना कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका लेप्टॉन नंबर एक इलेक्ट्रॉन, बल्कि मैं इसको ऐसे बनाऊं, कहाँ गया इसको मैं, लेट मी रीड रीराइट इट, कि जो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर है वो 1 है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए और उसके न्यूट्रिनो के लिए। ठीक है, जबकि ये लेप्टॉन नंबर माइनस होगा अगर हमारे पास ये एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन हो और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हो, एंड सो ऑन, राइट? तो तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर मैं इन जनरल कर दूं तो ये लेप्टॉन नंबर जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव 1 होंगे कि जब हमारे पास लेप्टॉन हो और करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो हो, और उनके लेप्टॉन नंबर -1 होंगे जब हमारे पास एंटी जो है लेप्टॉन्स हों और उनके एंटी न्यूट्रिनोज हों। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, उनका लेप्टॉन नंबर 1 है, तो जो उनके एंटी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है उनका -1 है। तो आप देखिए कि ये माइनस था तो ये न्यू एल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बस ये आपके बेहतर है हम इसके यहाँ न्यू एल लिख दें, तो ये याद रखने के लिए जो जो इलेक्ट्रॉन है वही उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर वायलेट नहीं हो रहा, बस ये इसका एक समझें कि वन कैन से कि ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन अपने आप अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा था, क्वार्क अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहे थे क्यूसीडी में, लेकिन यहाँ पर और इवन जब हम जेड बोसॉन के साथ इंट्रैक्शन कर रहे थे तो क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज लेके नहीं जा रहा था ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा था, राइट? तो लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो अब अगर हम एक इंटरेक्शन इस तरीके के देखें कि जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एक मियॉन आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आया, ये इंटरेक्ट कर सकते हैं वाया डब्ल्यू माइनस बोसॉन, और वो इंटरेक्शन
करने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ का जो म्यून का चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो था वो फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है। तो और यही चीज़ यहाँ पर भी बरकरार है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ पर म्यून न्यूट्रिनो मौजूद हैं, तो ये इंटैक्ट हैं, राइट। प्रॉब्लम वहाँ होती है कि यहाँ अगर बार वगैरह आ जाता तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वो म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर -1 हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर म्यून मौजूद है। हाँ, आप अगर इसको फर्ज करें कि कम्प्लीटली चेंज कर दें, दैट इज़ यू टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इट, तो ये म्यू प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल आप एंटी पार्टिकल के साथ इनको रिप्लेस कर दें तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो वो फिर पूरा ही चेंज होगा ना, ई प्लस और ई म्यू प्लस, तो ये फिर एंटी पार्टिकल्स के लिए हो जाएगी, लेकिन फिज़िक्स तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल जो है कंजर्व हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ज़रा सा यहाँ देखें कि ये म्यून डिके की बात करें, जैसे आजकल म्यून्स की बहुत बात हो रही है कि म्यून डिके करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए वहाँ पर भी ये हो रहा है कि एक म्यून बैठा हुआ था रेस्ट फ्रेम में, फॉर एग्जांपल उसने डिके किया। कैसे डिके करेगा कि वो डब्लू पार्टिकल एमिट करेगा, और डब्लू पार्टिकल एमिट करने की वजह से वो म्यू से न्यू म्यू में चेंज हो जाएगा, और वो डब्लू पार्टिकल बाद में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में जो है वो अब अच्छा, अब यहाँ देखिए कि इससे पहले आप ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जिसे हम क्रॉसिंग सिमेट्री भी कहते हैं, कि इससे पहले जब स्कैटरिंग हो रही थी, राइट, तो ये न्यूट्रिनो जो था वो हमारे पास नॉर्मल न्यूट्रिनो था, एंटी न्यूट्रिनो नहीं था, ठीक है। जब स्कैटरिंग हो रही थी कि यहाँ से न्यूट्रिनो आ रहा था, यहाँ से म्यून आ रहा था, वो आपस में इंटरेक्ट करके और इलेक्ट्रॉन और म्यून न्यूट्रिनो में जा रहे थे। बट बट व्हेन अ म्यून डिकेज, राइट, ये ऐसा ही है कि जैसे आप उठा के इस न्यूट्रिनो को उठा के आप यहाँ लिया है, ठीक है। ये न्यूट्रिनो उठाया, आप ये उठा के यहाँ लिया है, तो चूंकि ये क्रॉस कर रहा है इसको, तो ये अगर न्यूट्रिनो है तो वो ये इधर आके वो एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो क्यों होगा वो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर तो 1 है, राइट, यहाँ म्यून इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, राइट, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, क्योंकि म्यून अकेला बैठा हुआ था, उसने डिके किया है। तो म्यून के इलेक्ट्रॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए तो यहाँ हमारे पास म्यून मौजूद हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ अगर +1 है, तो उसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास यहाँ एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होना चाहिए, जो कि -1 होगा तो वो 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों पर बराबर रहेंगे। जी अली, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये था कि जितने भी हमने अभी तक डीके देखे हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है सर, तो नहीं ऐसा नहीं क्यों होता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा आपने फिर किताब को गौर से नहीं पढ़ा। वो इलेक्ट्रॉन तो वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दिखा रहा है ना, वो तो फिर तमाम इलेक्ट्रॉन्स के लिए दुरुस्त है वो चीज़। आप किताब को गौर से पढ़िए। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर आप मियॉन और टाउ भी लगा सकते हैं लेकिन वो जस्ट हम इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं इसलिए वो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पर आप टाउ क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि टाउ बहुत हैवी है ना, तो इसलिए टाउ यहाँ पर नहीं आ सकता। यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ आप टाउ और टाउ न्यूट्रिनो के अंदर ये डिके नहीं कर सकता, क्योंकि टाउ का मैस मियॉन से बड़ा है, तो ये काइनेमेटिकली पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह ये मियॉन में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ तो ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। बट बट इन द प्रीवियस केसेस जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हमें जैसे क्यूईडी हम जब देख रहे थे, तो जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया है वहाँ वहाँ आप बाकी इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्योंकि आपको याद है हमने इस तरह के वर्टेक्स पढ़े हैं ना, कि मैंने आपसे कहा भी था फर्मियॉन्स हैं ये, राइट। जो फर्मियॉन्स हैं इसका मतलब है कि चार्ज फर्मियॉन्स हैं, तो चार फर्मियॉन्स में चाहे वो क्वार्क्स हों, जो इलेक्ट्रॉन्स हों, सेम थिंग, राइट।
क्लियर है और कोई? जी सर, ठीक है सर, समझ गया मैं। थैंक यू। Okay, so this is all about kind of leptonic decays हैं ये, right? जो यहाँ पे जी आपके, सर। हाँ पूछिए। सर हमने जो वीक इंटरेक्शन के बारे में सर बुक में है कि वीक इंटरेक्शन वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी। पैरिटी, सर लेकिन इसका अब क्या मतलब? बेटा अभी हम वहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं। आप कहाँ पहुँच गए हैं? ये कौन से पेज पर है? अभी तो पैरिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। पैरिटी, सर ये पेज नंबर 73 में है सर। हाँ तो बेटा अभी वो पैरिटी वगैरह की जहाँ तक बात है ना, वो हम आगे जाके देखेंगे कि पैरिटी क्या चीज़ होती है, और यस सर, सही है। वीक इंटरेक्शन पैरिटी को किस तरीके से वायलेट करते हैं। और सिर्फ पैरिटी नहीं होती, वो चार्ज सीपी वायलेशन कहलाती है, चार्ज पैरिटी वायलेशन है, और वीक इंटरेक्शन उसको मैक्सिमल मैक्सिमली तौर पर उसको वायलेट करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा हमें चैप्टर 4 के अंदर जो है वो हमें दिखाई देगा। इससे पहले उस चीज़ को समझना इतना सिंपल नहीं है। उसके सर्टेन वजूहात हैं जिससे ओके पता सर, चलता है कि सही है। वीक वीक असल में जब आप वीक इंटरेक्शंस के जो समझें कि स्ट्रक्चर आपको समझ, अभी ये स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, अभी आप देखेंगे सिर्फ डायग्राम दिखा रहा है, कोई आपको इक्वेशन नहीं दिखा रहा। जब हम इक्वेशंस की तरफ जाएंगे वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है। वो यकीनी तौर पे जब शुरू शुरू में लोगों ने देखा है कि सीपी वायलेशन हो रही है वीक इंटरेक्शन में, तो वो ऑब्जर्वेशंस थी यकीनी तौर पे। फिर लोगों ने उसको समझा कि ये इसको हम मैथमेटिकली या फिज़िकली कैसे समझें, तो फिर उसकी इक्वेशंस लिखी गई। तो फिर जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो फिर हमें क्लियरली पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह यकीनी तौर पर आई हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? अब ये क्यों का मैंने वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज सो। हमने ऑब्जर्वेशंस को इक्वेशन में ट्रांसलेट कर लिया है कि हमने ऐसी इक्वेशन लिखी, जब हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, क्यूसीडी वायलेट नहीं करती, क्यूईडी वायलेट नहीं करती, वीक इंटरेक्शन वायलेट कर देती है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन की जिसको हमने इक्वेशन में लिखे, लेकिन ये एग्जैक्टली क्यों का जवाब है ना, ये बहुत मुश्किल है। बट ये जो सीपी वायोलेशन है, इट इज़ पार्ट ऑफ द आंसर व्हाई वी हैव मोर मैटर देन एंटी मैटर। उसकी वजह यह है कि हमारे यूनिवर्स में हम ये देख रहे हैं कि मैटर बहरहाल डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल लाहासिल है कि हम ये कहें कि यूनिवर्स मैटर की बनी हुई है, एंटी मैटर की। आप ऐसे ही आप वाइट को ब्लैक कह दें, ब्लैक को वाइट कह दें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा। आप जस्ट रीलेबलिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें इतना मालूम है कि अगर हमारे यूनिवर्स में मैटर के साथ साथ, जिसको भी हम मैटर कह रहे हैं, अगर उसके साथ साथ अगर एंटी मैटर भी मौजूद होता तो वो एनालेट करके रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, या हमें कहीं बहुत ग्लो दिखाई दे रहा होता। तो ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में एक ही तरह का मैटर मौजूद है, चाहे वो आप मैटर कह लें या एंटी मैटर कह लें। लेकिन हमारी इक्वेशंस ये बताती हैं कि दे शुड बी ऑफ द सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो why the matter is supposedly dominating over antimatter? तो सीपी वायलेशन इज पार्ट ऑफ द आंसर कि जब आप उसको बहुत केयरफुली जो बी मेजॉन फिज़िक्स हैं या के मेजॉन फिज़िक्स है वहाँ पर लगाते हैं, तो लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो डिके रेट्स हैं मैटर और एंटी मैटर के, उसमें स्लाइटली फ़र्क है, स्लाइटली बहुत ही फ़र्क, बहुत ही मामूली सा फ़र्क है, बट दैट वेरी स्मॉल डिफरेंस कैन क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर एज कम्पेयर टू एंटी मैटर। तो ये मसले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जो सीपी वायोलेशन है उसका अमाउंट बहुत कम है। वो इट शुड बी मोर होगा तो हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकेंगे कि वाई मैटर इज़ मोर देन कंपेयर टू द एंटी मैटर। तो अभी जो ये सवाल जो है वो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल फिज़िक्स में आता है कि आपको ऐसी थ्योरीज लिखनी पड़ें कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन अभी तक कोई बहुत वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है, क्योंकि इस किस्म की जो फ़िज़िक्स है उसकी मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और और वो सारा काम आपको अर्ली यूनिवर्स फिज़िक्स के अंदर करना पड़ता है। तो उस वक्त जो कुछ होगा तो वो फिर उसके इफ़ेक्ट हम आज देख रहे होंगे।
बट पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है, इसको लेप्टोजेनेसिस वगैरह कहते हैं। आप कैसे लेप्टोजेनेसिस से आप बैरोजेनेसिस कर सकें और मैटर और एंटी मैटर के अंदर जो डिफरेंस है आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। सो वी विल talk about CP violation later on, but it's a very important topic, very very important. All right, so let's move on to quarks कि quarks के साथ क्या हो रहा है। अब देखिए हमें मालूम है क्योंकि इसके अंदर चार्ज करंट या चार्ज इंटरेक्शन इन्वॉल्व हैं। तो अगर फर्ज करें कि एक क्वार्क है हमारे पास, लेट्स से डी क्वार्क है जिसके ऊपर -1/3 होता है। तो जब वो एक डब्ल्यू माइनस अगर एमिट कर देता है, ठीक है, तो फिर लाजमी तौर पे ये ओवरऑल चार्ज कंजर्वेशन के लिए तो ये क्वार्क जो है वो -1/3 से एक ऐसे क्वार्क में चेंज हो जाएगा कि जिसका कि चार्ज 2/3 होगा, राइट। तो यहाँ पर फ्लेवर चेंज हो रहा है, राइट, एक अप से वो डाउन में चेंज हो गया, राइट। तो इन्हें हम फ्लेवर चेंजिंग चार्ज करंट्स भी कह सकते हैं या फ्लेवर चेंजिंग इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। फ्लेवर चेंज हो रहा है, यू से डी में चेंज हो गया, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अंदर वो चेंज हो रहा था। तो ये जो डब्ल्यू माइनस टाइप के हैं वो एक तरह से इंटरेस्टिंग है कि वो फ्लेवर चेंज किए दे रहे हैं। जैसे कि आप इस चीज़ को यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं कि ये एक दिखाया गया है कि उसने डब्ल्यू एमिट किया तो डी से यू में चेंज हो गया, वो फिर वो इसके साथ इंटरेक्ट करके इस तरह के इंटरेक्शन दे रहा है। लेकिन अब चूंकि ये डाउन क्वार्क वगैरह ये हम सिंगल दिखा रहे हैं, हमें पता है कि कि क्वार्क्स कभी भी हमें अलहदा नहीं मिलते, हमेशा कन्फाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, यानी कि हम इसको अगर इस तरह रोटेट कर लें, राइट, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाएगी। इस तरह कर लें या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, एनीवे। तो ये चीज ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ये इतना हिस्सा दरअसल क्या है, ये पाई मेजॉन है, पाई माइनस है, और पाई माइनस दरअसल क्या होता है, यू बार डी स्टेट है, ठीक है। तो ये समझें क्वार्क ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्कैटरिंग नहीं हो रही है, ये एक तरह का डिके है कि पाई मेजॉन जो है वो एक बाउंड स्टेट है, वो उस बाउंड स्टेट के अंदर ये यू बार और डी जो हैं वो एनालेट हुए किससे, चूँकि इनको चार्ज को कंपनसेट करना है, तो वो एक डब्ल्यू माइनस उन्होंने एमिट किया, और वो डब्ल्यू माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट। और आपको इनके एरो से भी अंदाज़ा होगा कि टुवर्ड्स द वर्टेक्स आ रहे हैं तो ये पार्टिकल है, अवे फ्रॉम द वर्टेक्स है तो ये एंटी पार्टिकल है, तो ये यू बार है, ठीक है। और जब ये इस तरफ जो जो उसके डिके प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये जब ये वर्टेक्स से करीब आएगा तो ये न्यू एंटी पार्टिकल होगा, जो वर्टेक्स से दूर जाएगा वो पार्टिकल होगा। क्योंकि ये ख्याल रखिएगा कि हम एंटी पार्टिकल्स को हम टाइम में उल्टा चलता हुआ दिखाते हैं। तो अगर टाइम इधर फ्लो कर रहा है तो ये पार्टिकल चूंकि अवे काइंड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एंटी पार्टिकल है, यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एंटी पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ हमें पता भी है कि इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व रहें। इसी तरह जब हम जैसे न्यूट्रॉन डिके कहते हैं या न्यूट्रॉन जब डिके करता है तो क्या होता है कि आप ये देखिए कि इसके ये दो हमें स्पेक्टेटर क्वार्क्स हैं, डी और यू। लेकिन जो एक डी क्वार्क है वो एक डब्ल्यू माइनस बोसॉन जनरेट करता है, उसकी वजह से क्या होता है ये डी यू में चेंज हो जाता है, एंड देन दिस डब्ल्यू माइनस डिकेज टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, राइट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ आप समझ लें इलेक्ट्रॉन नंबर की वजह से ये इन्हीं के अंदर जो है वो जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरेस्टिंगली जो हमारे पास इसके हैवियर स्टेट्स हैं, जैसे कि ये लैम्डा नॉट है इसके क्वार्क कंटेंट भी जो है वो सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जब डब्ल्यू पार्टिकल इसके अंदर जाता है तो ये बजाय जो है इलेक्ट्रॉनिक डिके इसके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिके है इस तरह का कि जहाँ पे ये मतलब मैं इस वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बजाय इसमें डिके करने के ये पाई माइनस के अंदर जो है वो मतलब हमें डिके कर रहा है। तो ये आपके पास डी यू बार जो है वो हमें स्ट्रेट हो रही है, ठीक है।
ये मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम्स हैं। अच्छा, इसी तरह का जो जो इंटरेक्शन है, ये तो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके ये QCD भी इस तरह के डिकेज करा सकती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक इस तरह की जो डिकेज होते हैं, इनमें से हर एक का अपना रेट होता है, और हर एक के अपने चांसेस होते हैं, यानी कि कौन सी डायग्राम इसमें डोमिनेट कर रही होती है, वो हमें डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप फर्ज करें कि 100 डिकेज ले लें, तो उसमें से लेट्स से 30 टाइम्स ये वाली डायग्राम, 30 टाइम्स वो इस वाली डायग्राम से डिके किया, और लेट्स से 70 टाइम्स वो जो है वो दूसरी डायग्राम के साथ डिके किया। अब आप ये कैसे पता चलेगा कि ये QCD इसमें इन्वॉल्व है या वीक इंटरेक्शन? तो वो उनके टाइमिंग्स होते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि, और जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था, कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जहाँ पर भी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर टाइमिंग्स बहुत स्मॉल होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻23 सेकेंड के। और जहाँ पर QED क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स इन्वॉल्व होती है, वहाँ यहाँ टाइमिंग्स मोस्टली 10⁻16 सेकंड से कम के होते हैं, यानी कि आप -16 सेकंड से आप और अप्रोच करने लगें 10⁻⁻20 सेकंड को। एक बात, दूसरी बात ये कि वहाँ पर गैमाज इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ QED इन्वॉल्व है, वहाँ वहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको गैमाज इन्वॉल्व दिखाई देंगे, तो समझ जाइए वहाँ QED है। इसी तरह अगर कहीं पर आपको न्यूट्रिनोज दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर वीक इंटरेक्शन समहाउ इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रिनोज वो वाहिद पार्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वीक चार्ज कैरी करते हैं या वीक इंटरेक्शन में हिस्सा लेते हैं, राइट। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर ये गैमा और न्यूट्रिनो ना हो, तो वो उसका फैसला कैसे किया जाता है? उसका फैसला किया जाता है उनके टाइमिंग से, कि एक पार्टिकल आया आपके पास, लेफ्ट से लैम्डा नॉट है, वो कितनी देर में डिके किया है। तो वो डिके टाइमिंग से अंदाज़ा होता है। अगर टाइमिंग थोड़े ज़्यादा हैं तो वो वीक है, अगर बहुत कम है, 10⁻⁻20 सेकंड से कम है, राइट, तो लाजमी तौर पर उसके अंदर QCD इन्वॉल्व है। तो फिर वहाँ पर वो वाले इस तरह के मतलब ग्लूऑन टाइप के इंट्रैक्शंस उसके अंदर हो रहे होंगे, और ये नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवर द टाइम लोगों ने बाकायदा ऑब्ज़र्व किया, और फिर उसके अगेंस्ट लोगों ने थ्योरीज़ बनाई हैं, उन्हें बार बार टेस्ट किया है। तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वेल टेस्टेड हैं, हमें पता है कि कौन सी फोर्स जब इंटरेक्ट करती है तो कितने टाइम में डिके कराती है पार्टिकल्स को। यस। सर न्यूट्रॉन हमारे पास मतलब हेड्रोनिक वीक इंटरेक्शन क्यों नहीं कर सकते न्यूट्रॉन? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर मेरा मतलब ये है कि जो हमारे पास डेल्टा नॉट वो क्वार्क्स है ना सर, इसमें भी 2 डाउन और एक अप क्वार्क से बना हुआ है, और न्यूट्रॉन भी बना हुआ है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या हुआ है? सर न्यूट्रॉन भी 2 डाउन और एक अप क्वार्क से बना हुआ है, हाँ और हाँ, डेल्टा नॉट भी। बिल्कुल तो ठीक सर है। न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन में वो नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें ये देखना पड़ता है, इसमें कई चीज़ों को जो है हमें देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? हम्म, सर मुझे लगता है सर न्यूट्रॉन इतना हैवी नहीं है कि वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, और इसने लिखा भी है, अगर आप किताब को पढ़ें, इसने लिखा है ये बात। उसकी वजह यह है कि न्यूट्रॉन, आप ये देखें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान मैस डिफरेंस कितना है, बहुत कम है, फ्यू MeV का फ़र्क है, ठीक है। तो जब वो उसके अंदर जा रहा है, तो वो बकिया एनर्जी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ले जाते हैं, राइट। उसके मुकाबले में वो जो एनर्जी गैप है, वो उसके मुकाबले में कम है, जो कि पाई मेजॉन के लिए आपको चाहिए। ये पाई माइनस जो है वो उस एनर्जी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0.5 MeV है, ठीक है। न्यूट्रिनो ऑलमोस्ट मैसलेस है, राइट, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन की बात करें, राइट, तो वो ऑलमोस्ट मैसलेस है। उसके पास जो भी एनर्जी है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो इस वजह से न्यूट्रॉन उसमें नहीं डिके कर पाता काइनेमेटिकली, बुनियादों पर पॉसिबल नहीं है, राइट, काइनेमेटिकली तौर पे। ऑन दी अदर हैंड, यस सर। ये चूंकि हैवी है, इट कैन डिके। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल करना पड़ता है। मतलब हम महज आंखें बंद करके
चीज़ों पे टिक नहीं लगा सकते कि ये वीक हो जाए, ये वीक इंटरेक्शन होगा, ये ऐसा होगा। हमें इस चैप्टर के आखिर में जाके उसने वो कंजर्वेशन लॉज भी इसमें डिस्कस किए हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए जब भी कोई पार्टिकल डिके कर रहा है या स्कैटरिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दोज दोज कंजर्वेशन लॉज, जिसमें से कुछ फंडामेंटल हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेट हैं, राइट। तो वो फिर हमें देख भाल के उनको लगाना पड़ता है, तो फिर बात समझ में आती है। अच्छा, ये चीज़ें यकीनी तौर पे हमें किसी ने बताई नहीं है, हमने ऑब्ज़र्व की हैं, डाटा आता गया उसको ऑब्ज़र्व किया है। अभी भी स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन जो है वो कोई गेज नहीं है, फंडामेंटल आप कहें कि सिमेट्री नहीं है, डिस्क्रीट सिमेट्री है, एक्सीडेंटल सिमेट्री कहलाती है। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है, सो हमने उसको मान लिया कि ये एक सिमेट्री है, लेकिन हमें मालूम है कि ये वायलेट कर सकती है। और लोग उसके आज भी जब से लोगों का अंदाज़ा हुआ है, लोग ऐसे ऑब्जर्वेशंस में लगे हुए हैं कि जहाँ पर हमें लेप्टॉन नंबर कंजर्व होता हुआ या वायलेट होता हुआ दिखाई दे। मिसाल के तौर पे जैसे म्यू गोज़ टू इलेक्ट्रॉन प्लस गैमा, लोग इस इंटरेक्शन को देखने में लगे हुए हैं, जो कि परफेक्टली पॉसिबल है। अगर आप लेप्टॉन नंबर को एक तरफ कर दें तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें मालूम है कि लेप्टॉन नंबर यहाँ पे म्यून का 1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का 1 है, तो ये लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लेप्टॉन नंबर वायलेट हो रहा है। और हमारा ख्याल है कि समथिंग लाइक दिस वुड हैव हैपेंड इन द अर्ली फेज ऑफ द यूनिवर्स, समथिंग लाइक दिस। और उसने ट्रिगर किया है जाके मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री को समहाउ। But let's see. Okay, okay, let's see. Okay, so देखिए, अब यहाँ तक आपने देखा कि हमने सिर्फ क्या किया कि लेप्टॉन्स को फिर हमने क्वार्क्स से रिप्लेस कर दिया एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ तक अभी तक जो हमने देखा उसमें हम ये देखें कि देखिए हम बुनियादी तौर पर क्वार्क्स को फैमिलीज़ में लिख सकते हैं ना, फ्लेवर्स हैं, 6 फ्लेवर्स हैं, 3 फैमिलीज़ हैं, जैसे अप एंड डाउन है, ठीक है, चार्म एंड स्ट्रेंज हैं, और टॉप एंड बॉटम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह के जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मैंने इलेक्ट्रॉन को पहले लिखा, लेकिन चूंकि बाद में आपको शायद इसको उल्टा लिखना पड़े तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। आप किताबों में देखें तो आपको ज़रा उल्टा लिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम ये बेसिकली ग्रुप थ्योरी में डबलेट्स कहलाते हैं, दो दो करके लिखे गए हैं, दीज आर कॉल्ड डबलेट्स। वो हम अभी हम ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा देखेंगे। तो इसको लिखा ऐसा जाता है कि इसमें चार्ज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अप टाइप, ये सारे जो हैं अप टाइप क्वार्क्स कहलाते हैं, यू सी टी, और ये सारे डाउन टाइप हैं जो नीचे की तरफ हैं। तो हमें मालूम है अप टाइप क्वार्क्स के जो चार्जेस हैं वो 2/3 हैं, और जो नीचे वो जो डाउन टाइप क्वार्क्स हैं इनके चार्जेस -1/3 हैं, ठीक है। तो आप देखें ये चार्ज डिक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह न्यूट्रिनो के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज 0 है और ये -1 है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम डबलेट्स इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये मियोन न्यूट्रिनो, और ये हमारे पास मियोन आ गया, और ये टाओ न्यूट्रिनो, तो ये हमारे पास टाओ आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी तो आपने देखें कि हमने जो कुछ किया वो उसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ही इन्वॉल्व थे, यानी कि एक ही फैमिली इन्वॉल्व थी, ठीक है। यहाँ पर भी यू और डी इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब यू और डी में कन्वर्ट हो गया, डी यू में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, यानी कि इसी तरह के पार्टिकल्स थे। तो अगर ये सिर्फ कहानी यहाँ तक रहती तब तो ज़िंदगी शायद बहुत आसान हो जाती, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हमें ऐसे भी पार्टिकल्स, ऐसे डिकेज मिले कि जहाँ पर फ्लेवर चेंज हो रहा है, यहाँ पर फैमिली भी चेंज हो रही है, राइट। कि जैसे कि यहाँ पर हुआ, ये इसने मिसाल दी है लैम्डा की और ओमेगा -1 की, जहाँ पर स्ट्रेंजनेस कन्वर्ट हुई है। अब स्ट्रेंजनेस का मतलब है कि नाउ यू आर क्रॉसिंग द फैमिली, राइट। हमने यहाँ फैमिली क्रॉस कर ली है, राइट। अब ये क्या प्रॉब्लम हुई? इस तरह की चीज़ों ने वीक इंटरेक्शन को के अंदर उनकी डिफ़िकल्टी में एक नई डायमेंशन दे दी। और आप देखें कि जैसे कि ये जो
लैम्डा है उसमें जो कि कंसिस्ट है करता है एक स्ट्रेंज क्वार्क, एक डाउन क्वार्क और एक यू में। तो जब ये डब्लू इमिट कर रहा है तो इसका फ्लेवर चेंज हुआ, एस से यू में आ गया, और वो फिर डब्लू जाके पाई पाई माइनस में डिके कर गए। ऑन दी अदर हैंड जो ओमेगा माइनस है वो 3s स्टेट है, उसमें 3 स्ट्रेंज क्वार्क्स हैं, राइट। इसमें से एक यानी कि 2 क्वार्क्स जो हैं वो स्पेक्टेटर रहे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन एक एस क्वार्क ने डब्लू माइनस को इमिट किया और अगेन आपके पास ये केऑन बन गया, राइट। तो ये केऑन बना और यहाँ से ये इसके अंदर डेल्टा के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए कि इसको कैसे समझें, तो ये इसके लिए आपको थोड़ा सा चैप्टर 8 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा सही मानों में समझने के लिए। ये जो कबीबो एक इटालियन था साइंटिस्ट, उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया पेश किया कि ये जो कहना चाहिए जो क्वार्क्स हैं जब वीक इंटरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनकी एक कहलाती है मैस आइगन स्टेट्स और एक होती है वीक आइगन स्टेट्स। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये यहाँ उसने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की है, बट आई एम श्योर कि इसको इस तरह बताना इतना आसान नहीं है कि इस तरह की इंटरेक्शंस को आप कैसे समझें। अभी तक तो आसान था कि इंटर फैमिली बात हो रही थी, लेकिन अब इंट्रा फैमिली बात हो गई है। तो उसको समझने का एक तरीका ये है कि उन्होंने कहा देखिए नॉर्मली तो हमारे पास फैमिलीज़ ये हैं यू डी एस सी एंड टी बी, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि ये जो डाउन टाइप की जो हमारे पास स्टेट्स हैं, इसको आप ये समझिए कि ये प्राइम है। तो प्राइम और अनप्राइम आपस में कैसे रिलेटेड हैं, बाय दिस मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज कोबायाशी कबीबो मस्कावा मैट्रिक्स कहलाता है, सी के एम मैट्रिक्स। इंटरेस्टिंगली ये मैट्रिक्स लिखने पर इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, खासतौर पर कोबायाशी और मस्कावा ने ये मैट्रिक्स लिखा और उस पर इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अच्छा देखिए, अगर तो इस मैट्रिक्स की आप अगर कंपेयर करें नंबर्स को, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नंबर्स हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है, बट मोर और लेस ये नंबर यही रहते हैं। आप देखें कि डायगोनल के ऊपर ये ऑलमोस्ट 1 है, 0.974, 0.973, 0.999। ये क्या बता रहा है, ये असल में ये बता रहा है कि अगर हम इसका मैं एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये बता रहा है कि एक डी के यू में, यानी कि ये वी यू डी जो एलिमेंट है, ये बता रहा है कि एक वी के एक यू के डी में या डी के यू में कन्वर्ट होने के क्या चांसेस हैं। दैट इज़ टू से कि वो इंटरेक्शन जहाँ पर यू और डी में या डी यू में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू कि जब यू एस में कन्वर्ट हो रहा हो या एस यू में कन्वर्ट हो रहा हो। क्योंकि आप देखें कि 0.974 के मुकाबले में ये 0.227 है। या ऑन दी अदर हैंड जब सी और डी में अगर ट्रांजिशन हो रही हो तो वो 0.227 है, यानी कि ये और ये इसकी वैल्यू बराबर है, बट इसके मुकाबले में ये बहुत कम है, एंड सो ऑन। तो हमें ये पता चल रहा है कि आप अगर गौर करें कि सी और बी के ट्रांजिशन के चांसेस लेट्स से या 0.042, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये क्या होगा, 4% निकलेंगे आपके पास, राइट। ये 90 यहाँ पे यू और डी कन्वर्ट होने के चांसेस 97% हैं, राइट। तो इस तरह ये हर नंबर जो है वो परसेंटेज चांसेस बता रहा है कि ये इंट्रा फैमिली जो ट्रांजिशंस हैं वो हो सकती हैं, बट एट वॉट अमाउंट, तो वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो ये आप देखें कि यू डी के मैक्सिमम चांसेस हैं, यू सी डी के और उससे कम हुए, और टी डी के, यानी कि आप बिल्कुल थर्ड फैमिली में चले गए, राइट। आप यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप यू से इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, बट आप देखें 0.8% चांस है, सो इट विल रियली अकर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो लोगों ने लिखी, और ये बहुत कमाल का मैट्रिक्स है, और इसी के अंदर सीपी वायोलेशन वगैरह के चीज़ें भी छुपी हुई हैं, लेकिन वो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये सी के एम मैट्रिक्स कहलाता है। जो लोग बी फिज़िक्स करते हैं या बॉटम फिज़िक्स या ब्यूटी फिज़िक्स करते हैं, वो बार बार इस कबीबो कोबायाशी मस्कावा मैट्रिक्स को बार बार देखते हैं और उसकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यस अली, पूछिए।
सर ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं ये तमाम के तमाम डुअल नेचर रखते हैं। क्या मतलब डुअल नेचर रखते हैं? मतलब ये सर कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी वेव भी नेचर रखता है, इसी तरह ये तमाम जो क्वार्क्स नहीं, वगैरह हैं, जो ग्लून वगैरह जो हम पढ़ते हैं, देखो ये तुम डुअल नेचर की उन बात सब की नेचर डुअल है। यहाँ कहाँ लेकर आ गए? देखो वो तो क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बता दिया कि तमाम चीज़ों की डुअल नेचर है, राइट? फोटोन वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो वो बात तो वहाँ सेटल डाउन हो गई है। तो उसको तो आप लाइन क्वार्क भी अगर एग्जिस्ट करता है तो वो तो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को सेटिस्फाई करेगा ना, तो वेव। और तो यहाँ पर आप डुअल नेचर से क्या मुराद है आपकी? सर तो यहाँ पे ये बोला था ना सर, जो हमने डायग्राम्स बनाए थे वहां पे तो हम इसे शो कर रहे थे डीके हो गया, तो उसमें मेरा कहना ये था कि उनका कोई इंटरेक्शन होगा कि नहीं, यानी वेव या पार्टिकल का। यार वो तुम तो क्यों इस वजह बीच से मैंने में पूछा था। वो बीच में लेकर आ रहे हो वेव्स, उसमें कहाँ कंफ्यूज हो गए? अभी तो हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था बहुत शुरू में कि इसका मॉडर्न पॉइंट क्या है पार्टिकल्स के बारे में, क्या डेफिनेशन है कि अ पार्टिकल इज अ क्वांटा ऑफ ए वेव इन ए फील्ड। और जब आप इस डेफिनेशन को रखते हैं तो वो जो क्वांटम मैकेनिक्स वाले मसाइल हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। जब आप फील्ड्स में आ जाते हैं ना तो ये वेव पार्टिकल और वेव्स वाले मसले ख़त्म हो जाते हैं। आपने शायद इस पर गौर नहीं किया। जब फील्ड्स आ गई ना, उन फील्ड्स के अंदर एक्साइटेशंस हैं, तो अगर आप डिस्क्रीट एक्साइटेशन ले रहे हैं तो वो पार्टिकल्स हैं, और अगर आप एक पूरे पार्टिकल्स की ओवरऑल आप मूवमेंट ले रहे हैं तो वो वेव्स बन जाएंगी। जैसे कि पानी में होता है, मछलियां आपने देखा है कभी गोल में जाती हैं? एक एक मछली है तो वो आपको लहजा दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी पूरी जब गोल के गोल एक साथ मूव करते हैं तो आपको वेव दिखती ही है ना। एक बात, दूसरी बात ये है ठीक है सर। कि क्वांटम समझ। मैकेनिक्स में जो वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज़ ज़रा गौर से पढ़िए। वो क्या कह रहा है? वो प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं, वो आम वेव्स नहीं हैं, प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं, प्रोबेबिलिटी वेव्स, राइट? तो हम यहाँ पर जब हम पार्टिकल फिजिक्स कर रहे हैं, हम मान ये रहे हैं कि ये पॉइंट लाइक पार्टिकल्स हैं। यकीनी तौर पे इनके पीछे वो क्वांटम मैकेनिक्स के सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन जब हम इन चीज़ों को फील्ड थ्योरी में लेकर आते हैं तो ये मसले हल हो जाता है। फिर हमें वो पार्टिकल वेव पार्टिकल डुअलिटी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता चल गया अब ये फील्ड्स हैं सारी, राइट? और वो फील्ड्स क्वांटाइज फील्ड्स हैं। जब आप उन्हें एवरेज लेते हैं तो वो वेव्स की तरह कंटिन्यूस वेव फील्ड्स की तरह बिहेव करने लगेंगी। सो या सर हम्म, सर इस तमाम पार्टिकल की एंटी पार्टिकल तो मौजूद होते हैं ना, बिल्कुल। तो सर फंडामेंटल पार्टिकल फिर टोटल कितने हैं? अ, आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 6 क्वार्क्स हैं और 6 लेप्टॉन्स हैं। ये आपके पास मैटर पार्टिकल्स हैं, इनके आप एंटी पार्टिकल आप 2 टाइम्स कर लें। और फिर आपके पास फोर्स कैरियर्स हैं, उनके एंटी पार्टिकल्स हैं, उनको डबल कर लें। सर मतलब कलर्स और फ्लेवर्स को भी हमने काउंट करना है ना इसके अंदर? एग्जैक्टली। तो एक एक जनरेशन के अंदर तकरीबन 15 पार्टिकल्स होते हैं। 3 क्वार्क्स हैं तो थ्री थ्री टाइम्स 3 9 हो गए। फिर आपके पास टाउ मतलब लेप्टॉन्स हैं, राइट? और फिर उसमें राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज होते हैं, राइट हैंडेड पार्टिकल्स हैं, तो उनको भी आपको शामिल करना पड़ेगा। तो इस तरह मिलके तकरीबन ये 15 to 16 पार्टिकल एक एक जनरेशन में बनते हैं, जिसमें क्वार्क लेप्टॉन्स वगैरह सब शामिल हैं। यस सर, सही हम्म, है। तो आप 15 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 3 जनरेशन हैं, 45। फिर आप उसमें आप ऐड कर लें फोर्स पार्टिकल्स, यानी कि बोसॉन्स में। 48। हाँ मतलब आप इसमें W प्लस माइनस हैं, ये खुद जी, फिर आप खुद अपना